हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एजियोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया था, आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड्स के बारे में डिस्कस किया था, मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसके ग्राफ का पूरा एनालाइजेशन किया था अच्छे से, और भी बहुत कुछ हमने डायग्राम्स की मदद से देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो स्पेशली होने वाले उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट और जेई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। उनके लिए मैं एक बहुत अच्छे से कुछ टॉपिक्स चुन के लाया हूँ और अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज़ है जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आराम से आते हैं, और एक दो नए टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको आज कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आई होप कि आप अपना होमवर्क रेगुलरली पूरा करते रहते होंगे। मैं यहाँ आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वो करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा जब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास मैंने आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है। आर यानी यहाँ पे रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में वैसे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में खुद इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे ए एक रिएक्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम में है एक गैसियस के साथ, वो खुद ही का जब वेपर बना रहा है। ए जब रिएक्टेंट है तो वो अपने गैसियस फेस के साथ जब इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है जो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डिफाइन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन को डिनोट करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ अलग होता है, रेट कांस्टेंट अलग होता है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो के यानी रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हैं, तो k इक्वल्स टू a इंटू ई पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। ए एक कांस्टेंट होता है जो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर हो गया, फिर कॉलिजन नंबर ऑफ कॉलिजन्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। तो k हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, a एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, डेल्टा एच जो है इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 8.314, 0.0821 एंड मेनी मोर थिंग्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अब देखिए, हम अगर इस इक्वेशन में, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉगरिथम का यूज करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने से क्या होगा, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए प्लस माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी हो जाएगा। तो अगर हम, रुकिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखिए लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक पार्टिकुलर टाइम t1 में देख रहे हैं, t1 टाइम में हम देख रहे हैं, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, डेल्टा एच का कुछ वैल्यू आएगा, t का कुछ वैल्यू आएगा। फिर हम टाइम t2 पे देखेंगे तो उसका कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, जब दोनों को डिवाइड करेंगे या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो जो इक्वेशंस आएंगे k1 k2 में, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, आपको k2 अपॉन k1 का रेशियो दे देगा, k2 k1 का रेशियो दे देगा, फिर डेल्टा एच आपको निकालने बोलेगा, या फिर t2 निकालने बोल दे, या फिर t1 निकालने बोल दे, और जो बाकी के वैल्यूज है आपको गिवन रहेंगे। r एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में प्रोवाइड कर ही दूंगा, फिर भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे। ये है रिलेशन बिटवीन रॉड्स एंड डाल्टन्स लॉ। आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक रॉड्स प्लस डाल्टन्स लॉ करके एक लेक्चर बताया था आपको। उसमें मैंने जो एनसीईआरटी में जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस में है जनरली, उसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको अगर वो समझ आ गया हो तो आपको ये भी डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि ये भी आसान सा टॉपिक है, बस बोर्ड्स के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बाई रॉड्स लॉ हम जानते हैं, रॉड्स लॉ का एकमात्र फॉर्मूला था पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता था, इन लिक्विड फेज होता था, इसी तरह पी भी होता था। अब बाई डाल्टन्स लॉ पी ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी, ये दोनों पी ए क्या होते थे, सेम ही होते थे, पार्शियल वेपर प्रेशर होता था, पार्शियल वेपर प्रेशर होता था। और वाई ए क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। आपको याद होगा मैंने उस डायग्राम में बहुत अच्छे से बहुत बार बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये कंटेनर है, ए और बी का हमने सॉल्यूशन लेके रखा है, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होगा वो होता है एक्स ए, और जो
गैसियस वेपर जो ए और बी के बने होंगे, तो गैसियस फेज में जो ए और बी के मोल्स होंगे उसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे गैसियस फेज में, उसे हम वाई ए वाई बी के लिए डिनोट करते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आपको बहुत कुछ उस पर बताया भी था, तो आप उस लेक्चर को देख ले दोबारा अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे आसान सा चीज़ है, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि पीटी यानी जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो हमारे यहाँ पे होता है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, हमने देखा था। और वाई ए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज होता है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज होता है, ठीक है। अब जो ये दो इक्वेशंस है, जो ये दो इक्वेशन है, हम देख रहे हैं कि पी ए और पी ए दोनों में सेम है, पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों में सेम है। अगर ये सेम है तो ये दोनों भी सेम ही होंगे। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दे तो पी नॉट ए एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी हो जाएगा। तो अगर हम पी नॉट ए को यहाँ लिया है डिनोमिनेटर में, डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो बन जाएगा एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए, या फिर एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी इसी लेक्चर में ही कराऊंगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम एक्स ए और एक्स बी का जो ये दो इक्वेशन आया दोनों को डिवाइड कर दे, यानी एक्स ए अपॉन एक्स बी कर दे, तो क्या होगा, पी टी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगा वो हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। वाई अपॉन वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। भाई इससे स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी कर लो। मैं इसके नोट्स आपको पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे सब प्रोवाइड करता हूँ। टीचिंग नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, मैंने सॉलिड स्टेट के कॉम्पिटिटिव नोट्स प्रोवाइड किए हैं, हमारे शीट्स जो बुकलेट्स मिलते हैं वो भी हमने प्रोवाइड किया आपको। कोटा के 1.5 लाख रुपए का मटेरियल है भाई, जो मैं हम फ्री में बांट रहे हैं। फिर से बोलूँगा, फ्री का माल है, एटलीस्ट जाके लूट तो लो, ठीक है। तो वाई अपॉन वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि अगर पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी अगर होता है तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये रेशियो ज़्यादा होगा तो ये रेशियो भी ज़्यादा होगा, अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो ये रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो अगर पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी देन वाई ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन वाई बी होगा ना। जब पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी होगा तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी भी ज़्यादा होगा। अगर ये रेशियो ज़्यादा होगा तो ये रेशियो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रेशियो ज़्यादा तो ये वाला रेशियो भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब वाई अपॉन वाई ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन वाई बी। इसका अगर हम फिजिकल मतलब समझे तो हमने आपको उस केस में आपको याद होगा, मैंने रॉड्स लॉ में बहुत बार आपको ये बताया है कि जो सब्सटेंस ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जैसे ए और बी का जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अगर ए ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो ए के ज़्यादा वेपर्स बनेंगे कंटेनर में। देखिए जो मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था कि ए और बी के दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, तो अगर ए ज़्यादा वोलेटाइल है तो इधर जो वेपर्स बनेंगे उसमें ए की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वेपर में, क्योंकि ए ज़्यादा है, वोलेटाइल है। इसका मतलब पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। उसी का ये प्रूफ है, ठीक है, इक्वेशन के जरिए ये प्रूफ है। अब जाहिर सा बात है कि अगर सॉल्यूशन में वेपर फेज में अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है, ए ज़्यादा है बी से, तो लिक्विड सॉल्यूशन में बी ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट तो ओवरऑल सेम ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है ए और बी का, तो मोल फ्रैक्शन का सम तो इक्वल ही होता है, 1 ही होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब एक्स ए और एक्स बी हमने निकाला था फॉर्मूले में, एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए और एक्स बी वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी, उसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। आप देख सकते हैं वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू सम 1। पीटी से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन पी टी, डिवाइड कर देने से 1 अपॉन पी टी इक्वल्स टू वाई अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा भी अभी, ठीक है। इसको ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लें। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टिलेट। भाई डिस्टिलेट आपने शायद कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन इसका एक्चुअल क्या होता है ये वो मैं आज आपको बताऊंगा। भाई डिस्टिलेट क्या होता है पहले पढ़ लीजिए यहाँ। वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाउंड बाय द वेपर्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, बार बार वही कंटेनर हम ले रहे हैं, उसे रीयूज़ कर रहे हैं। ए और बी का हमने सॉल्यूशन बनाया है, कंटेनर लिया, ए और बी का सॉल्यूशन बनाया, उसके कुछ वेपर्स बनेंगे, वेपर्स में ए भी प्रेजेंट होंगे, बी के भी वेपर्स होंगे, दोनों के होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं,
इसके जो वेपर्स है ए और बी के मिक्सचर के, इस वेपर को हम अलग से निकाल ले रहे हैं। सॉल्यूशन को हम छोड़ दे रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन को हम छोड़ दे रहे हैं, हम चुपके से क्या कर रहे हैं, इस वेपर को फटाक से निकाल के एक खाली कंटेनर में कंडेंसेट कर दे रहे हैं। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमारे पास लिक्विड वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, तो हम वाटर वेपर को क्या करते हैं, अगर ठंडा कर दे, कंडेंसेशन कर दे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को कंडेंसेशन कर दे तो वो सॉलिड में यानी आइस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमने ए और बी के जो वेपर्स हमने निकाल लिए, उसे हम एक खाली कंटेनर में कंडेंसेशन करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करके एक सॉल्यूशन बना दिया। क्या किया, पहले ए और बी का सॉल्यूशन लिया एक कंटेनर में, उसके जो वेपर्स बने उन्हें निकाल के कंडेंसेशन करके एक खाली कंटेनर में एक अलग सा सॉल्यूशन बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का वापस से सॉल्यूशन बन गया, तो ऑफकोर्स जाहिर सा बात है ए और बी का अगर इसी सॉल्यूशन को, ये जो वाई है कंटेनर, वाई कंटेनर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर ए और बी का जाहिर सा बात है सॉल्यूशन बना है तो इसके वेपर्स भी बने होंगे वापस से। हाँ मानता हूँ कि अगर मान लेते यहाँ पे 10 लीटर था, 10 लीटर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन थे और 2 लीटर का वेपर था, तो हमने 2 लीटर वेपर डाला है, तो अब मान लेते 0.25 यहाँ पे लीटर क्या होगा, वेपर बना होगा, कम ही बना होगा लेकिन बना तो होगा ना कुछ वेपर। तो इस वेपर का जो प्रेशर है वो है वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। फिर से देखिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें ए बी का सॉल्यूशन का मिक्सचर लिया, उसमें गैसियस वेपर्स बने ए बी के, उसे हमने निकाल के कंडेंसेशन कराया। अब ये जो नया सॉल्यूशन बना, फिर से पहले जो लिक्विड सॉल्यूशन था वो ज़्यादा था, ये वाला लिक्विड सॉल्यूशन उससे थोड़ा कम ही होगा ऑफ कोर्स, तो ये जो कम बना इसका भी कुछ वेपर बनेगा, फिर से इसके भी फिर से कुछ वेपर बनेंगे ना भाई। कंटेनर को क्लोज कर दे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे। उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखाया, देखिए आप, ए और बी का जो फाइनली हमारे पास फिर से बना है मिक्सचर ए बी, उसमें कुछ वेपर्स है, तो ये जो वेपर है, ये जो लिक्विड है इसे हम कहते हैं डिस्टिलेट, और इसका जो प्रेशर है, वेपर का प्रेशर है, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम करने जा रहे हैं इस पे क्वेश्चंस। भाई मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, कोई भी थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी तो है ही, लेकिन जब तक हम उसके एप्लीकेशन और क्वेश्चंस नहीं करते वो थ्योरी पढ़ना वेस्ट है। तो चलिए करते उसके क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन, तो चलिए रीड करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इक्वल मासेज ऑफ ए एंड बी आर इन लिक्विड सॉल्यूशन, फाइंड, पहला है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर, फिर बी है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, फिर सी है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। देखिए ये दो तो हम पहले भी निकाल लेते हैं डाल्टन्स लॉ से। ये वाला तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, पीटी, पीटी क्या होता था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कितना आसान था, रॉल्स लॉ के बेसिस पे ये तो, और ये तो डाल्टन्स लॉ के बेसिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि वाई ए हमें निकालना है, वाई ए भी हम निकाल सकते हैं आसानी से, जो अलग हम पढ़े वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट ये भी अब हम निकाल ही लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास यहाँ पे डेटा में पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, और मोलर मास का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी का जो मोलर मास होगा उसका रेशियो हमारे पास 1/2 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में निकालने बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम जानते हैं पी नॉट ए, पी नॉट बी भी हमें पता है, अब हमें चाहिए एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एक और भी डेटा है, इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी, यानी मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी दिया हुआ है। ये मोलर मास का रेशियो दिया हुआ है एम ए अपॉन एम बी। तो अगर हम एम ए को एम मान ले, एम ए का जो मोलर मास है अगर हम उसे एम है तो मोलर मास ऑफ बी क्या होगा, 2m हो जाएगा इस रेशियो के जरिए। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी के जो गिवन मासेस है वो इक्वल है, हम मान लेते हैं उसे एक्स, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स आएगा वो क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ ए इज एक्स एंड मोलर मास इज एम एंड गिवन, और इसी तरह हम पुट कर दे तो ये हो जाएगा x/2m। तो देखिए x बाई एम ऊपर नीचे हर जगह कॉमन आ रहा है, तो इसे हम कैंसल आउट कर दे तो हमारे पास बचेगा 1/1 प्लस 1/2 बच रहा है। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। इसका मतलब हमारे पास x से कितना आ गया, 2/3 आ गया, x से 2/3 आ गया। अब हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब एक्स बी कितना हो गया हमारे पास, 1/3 हो गया। अब देखिए हमारे पास एक्स ए आ गया, हमारे पास एक्स बी आ गया,
अब हमें पीटी निकालना है, तो पीटी के लिए हमारे पास पी नॉट ए गिवन है, यहाँ पे पी नॉट बी भी गिवन है, एक्स ए भी आ गया, एक्स बी भी आ गया, तो हम पीटी नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो देखिए मैंने आपको कहा था ना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हमें बोला गया है वेपर फेज में जो ए के मोल फ्रैक्शन है वो निकालना है, तो वेपर फेज में ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए है। अब हमारे पास एक्स ए हमने अभी अभी निकाला है 2/3। पीटी जो टोटल प्रेशर है वो हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट में निकाला ही है, यानी कि पीटी भी अब हमारे पास क्या है, नोन है, और पी नॉट ए तो हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास एक्स ए है, पीटी है, पी नॉट ए है, तो वाई ए नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड का भी सॉल्यूशन। देखा कितना आसान था। अब आता है हमारे पास थर्ड, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। देखिए मैंने आपके लिए ये सॉल्व कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पीटी का वैल्यू 1400/3 टॉर आएगा, हमारे पास वाई का वैल्यू 4/7 आएगा, वाई बी का वैल्यू 3/7 आएगा। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये एक कंटेनर है, इसका कुछ ए और बी का सॉल्यूशन है, उसके बाद जो इसका वेपर्स होंगे इसको हम निकाल के एक खाली कंटेनर में हम इसे फिल कर देंगे, तो वापस से ए और बी का एक मिक्सचर बन जाएगा और उसके अभी कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब हमें क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, मतलब ये जो नया बना इसका टोटल प्रेशर। अब हम रैंडमली बात करें तो जो टोटल प्रेशर होता है पीटी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पी नॉट ए, तो पी नॉट ए तो जो था पहले वही रहेगा, पी नॉट ए तो चेंज नहीं होने वाला, पी नॉट बी भी उसी तरह चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है एक्स ए और एक्स बी। यार एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी क्या होंगे, जो हमने कहाँ से लाए हैं पहले ए एंड बी, उसके लिए ये देखना पड़ेगा। ए एंड बी हमने कहाँ से लाया, वेपर से लाया है, ए बी सॉल्यूशन के मिक्सचर से। तो जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब वेपर फेज में इसका जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन था वही मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में भी होगा, क्योंकि इसी को तो हमने लाके इधर रखा है। हमने क्या किया, वेपर, इसका जो वेपर है वही हमने लाके यहाँ रख दिया है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो तो यही होगा ना, जो इसका पहले वेपर फेज में था वही होगा, क्योंकि हमने इसी को तो उठा के यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन दिस लिक्विड इक्वल्स टू वाई ए और वाई बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक्स डैश ए और एक्स डैश बी है वो किसके बराबर हो जाएंगे, वाई ए और वाई बी के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसी को उठा के यहाँ पे सीधा रख दिया, इसी को उठा के हमने सीधा यहाँ पे रख दिया। तो एक्स डैश ए और एक्स डैश बी, तो एक्स डैश ए हमारे पास कितना है, 4/7 है, और एक्स डैश बी हमारे पास कितना है, 3/7 है। अब वापस से पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी जब हम लगाएंगे तो उसके बाद 400 इंटू 4/7 प्लस 600 इंटू 3/7 कर देंगे। पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी लगा दिया। तो ये क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। सो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छा था ना, आसान था ना, सबसे मेन बात आसान था ना। और स्पेशली मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल में अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा एड ऑन करने की ज़रूरत है कंपटीशन के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं चैप्टर के एंड में अपने जो ये टीचिंग नोट्स है उनका भी PDF बना के ज़रूर से डाल दूंगा।